ये देश है सर्बिया। सर्बिया का नाम आते ही एक इंसान याद आता है, निकोला टेस्ला। उन्होंने बिजली की ऐसी तकनीक दी जिससे आज हमारे घरों में बिजली पहुंचती है। अगर टेस्ला ना होते तो शायद आज मोबाइल चार्ज करना भी आसान ना होता, हमारे घरों में फ्रिज ना होती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े वैज्ञानिक की जिंदगी गरीबी में गुजरी। सर्बिया की महिलाएं लंबी, मजबूत और बहुत ही सुंदर मानी जाती हैं। यहाँ की महिलाओं की औसतन लंबाई काफी ज्यादा होती है। इनके चेहरे के नैन नक्श और आत्मविश्वास लोगों को दूर से ही आकर्षित कर लेते हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड को इतिहास में 40 से ज्यादा बार नष्ट किया गया है। कभी युद्ध, कभी हमला, कभी कब्जा, फिर भी ये शहर हर बार दोबारा खड़ा हुआ। इसीलिए इसे कभी ना हार मानने वाला शहर भी कहा जाता है और ये पूरे सर्बिया देश की शान भी है। इस देश में एक मशहूर डिश है जिसमें मांस के अंदर खास किस्म की मलाई भरी जाती है और फिर उसे तलते हैं। यहाँ के कुछ इलाकों में लोग भेड़ के दिमाग को बहुत ही चाव से खाते हैं। इस देश में 60 से ज्यादा नदियां बहती हैं। यहीं से यूरोप की सबसे बड़ी नदी डैन्यूब गुजरती है। राजधानी बेलग्रेड में 2 बड़ी नदियां एक ही जगह पर आकर मिलती हैं और ये नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। सर्बिया के लोग घंटों बातचीत करना पसंद करते हैं। कैफे में बैठकर सड़कों पर घूमते हुए बात करते हैं, जिंदगी की, राजनीति की और दुनिया के अलग अलग विषयों पर। ये लोग भले ही बातें घंटों तक करें, लेकिन बेकार की बातें नहीं करते। इनकी यही चीज इन्हें और बुद्धिमान और ज्ञान से भर देती हैं। हर साल 40 से 45 लाख लोग सर्बिया को घूमने आते हैं। फिर भी ये देश अभी बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है, इसीलिए यहाँ भीड़ और खर्च भी कम होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सर्बिया है तो यूरोप महाद्वीप में, लेकिन यहाँ पैसे के लिए बाकी यूरोपीय देशों की तरह यूरो इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यहाँ की करेंसी सर्बियन दिनार कहलाती है, जो हमारे देश भारत के 1 रुपए के बराबर ही है। हमारा 1 रुपए यहाँ के 1 सर्बियन दिनार के बराबर है। यही वजह है कि भारतीय को यहाँ घूमना काफी सस्ता पड़ता है। भारत से ये देश 5000 किलोमीटर दूर है और फ्लाइट से 6 से 7 घंटे लगते हैं। साल 2023 से पहले भारतीयों को वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन 1 जनवरी 2023 के बाद से वीजा लगवाना पड़ता है। सर्बिया यूरोप में मौजूद एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक देश है, जो केवल 77,590 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये 111वें नंबर पर आता है। यहाँ सिर्फ 68 लाख की आबादी है और इसमें भी महिलाओं की संख्या थोड़ी ज्यादा है। 51% में महिलाएं हैं और 49% में पुरुष। सर्बिया में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जो आबादी का 86% है। इसके अलावा यहाँ 4% में मुस्लिम रहते हैं, जबकि 0.1% में हिंदू हैं और बाकी दूसरे या फिर किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। शिक्षा के मामले में सर्बिया काफी आगे है, क्योंकि यहाँ की 99% आबादी पढ़ी लिखी है, यानी हर व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है। यही वजह है कि सर्बिया को यूरोप का एक छोटा लेकिन शिक्षित और सांस्कृतिक रूप से मजबूत देश माना जाता है। ये है राजधानी बेलग्रेड। ये ऐसा शहर है जिसकी कहानी खुद सर्बिया के इतिहास की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये शहर 40 से ज्यादा बार उजड़ा और फिर हर बार दोबारा खड़ा हुआ। हजारों साल पहले जब इंसानों ने खेती और बसावट शुरू की थी, तब डैन्यूब नदी के किनारे आज के बेलग्रेड इलाके में लोग रहने लगे थे। यही वजह है कि इसे यूरोप के सबसे पुराने बसे हुए इलाकों में गिना जाता है। समय बदला, सेनाएं आईं और ये शहर एक रणनीतिक जगह बन गया।
क्योंकि यहाँ डैन्यूब और सावा नदी जो मिलती हैं, जो किसी भी साम्राज्य के लिए बहुत ही कीमती थीं। पहले रोमनों ने कब्जा किया और इसे एक मजबूत किले में बदला। फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य आया। उसके बाद हंगेरियन ताकतें यहाँ पहुंची। लेकिन असली तूफान तब आया जब ऑटोमन तुर्क और यूरोपीय शक्तियों के बीच यहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू हुईं। इसमें ये शहर बेलग्रेड कभी तुर्कों के हाथ गया तो कभी ईसाई सेनाओं के पास, और हर बार लड़ाई में शहर तबाह होता गया। एक चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार तो पूरा शहर जला दिया गया था और लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया गया। फिर भी लोग वापस लौटे और सब कुछ फिर से बनाया। 19वीं सदी में सर्बिया ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह शुरू किया और धीरे धीरे आजादी की ओर बढ़ा, जिसमें बेलग्रेड आजादी का प्रतीक बना। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि पहला विश्व युद्ध यहीं के पास से शुरू हुआ था, जब ऑस्ट्रो हंगेरियन शासन के खिलाफ चिंगारी भड़की थी। युद्ध में बेलग्रेड फिर से बमबारी से तबाह हुआ। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध आया, जिसमें नाजी जर्मनी ने शहर पर भयानक हमले किए और हजारों लोग मारे गए। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि 1999 में, यानी कि आधुनिक दौर में भी, नाटो की बमबारी ने इस शहर बेलग्रेड को फिर से घायल कर दिया था। यानी ये शहर प्राचीन ही नहीं, आधुनिक युद्धों का भी गवाह रहा है। हर तबाही के बाद बेलग्रेड सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि लोगों की हिम्मत से दोबारा बना। इसी वजह से सर्बिया के लोग बेलग्रेड शहर को जिंदा रहने का सबूत कहते हैं। ये शहर सिखाता है कि सर्बिया का इतिहास सिर्फ राजाओं और जंग की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे देश की कहानी है जिसने बार बार टूटकर भी हार मानने से इनकार किया और आज भी उसी जज्बे के साथ खड़ा है। नदियों के संगम पर, इतिहास के बोझ और उम्मीद की रोशनी के बीच। सर्बिया की जमीन सिर्फ एक देश की कहानी नहीं बताती, बल्कि ये रोमन साम्राज्य की धड़कन भी रही है, क्योंकि इतिहास बताता है कि रोमन साम्राज्य के 18 सम्राटों का जन्म आज के सर्बिया क्षेत्र में हुआ था, और इसी वजह से यहाँ आज भी हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के खंडर खुले आसमान के नीचे दिखाई देते हैं। इसमें रोमन किले, सड़कें, स्नानघर और महल आज भी इस बात का सबूत हैं कि ये इलाका कभी दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता के केंद्रों में से एक था। समय बदला, साम्राज्य गिरे, लेकिन जमीन में दबी परतों ने इतिहास को संभाल के रखा। एक और दिलचस्प बात यह है कि सर्बिया, खासकर इसकी राजधानी बेलग्रेड, आज भी यूरोप के उन चुनिंदा बड़े शहरों में से है जहां मेट्रो ट्रेन नहीं चलती। यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बस, ट्राम और टैक्सी पर ही निर्भर रहते हैं, और यही साधारण सा सिस्टम शहर की रफ्तार को जमीन से जोड़े रखता है। अब अगर बेलग्रेड के दिल की बात करें तो शहर का केंद्र माने जाने वाला रिपब्लिक स्क्वायर, जिसे कई लोग आजादी और पहचान की जगह मानते हैं, सर्बिया के इतिहास का जीवित मंच है। इस चौक पर राष्ट्रीय संग्रहालय और थिएटर बने हैं, और बीच में वो प्रतिमा है जो सर्बिया की आजाद पहचान की याद दिलाती है। ये वही जगह है जहां युद्ध के बाद लोग इकट्ठा हुए, विरोध हुए, जश्न मनाए गए और इतिहास ने नई दिशा ली। ये है सर्बिया का नोवी साद शहर, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर डैन्यूब नदी के शांत किनारे पर बसा हुआ है, जहां इतिहास, संस्कृति और सुकून एक साथ चलते हैं। इस शहर की शुरुआत 17वीं सदी के अंत में हुई थी, जब लोग जंग और भारी टैक्स से बचने के लिए नदी के इस पार आकर बसने लगे। सामने पहाड़ी पर खड़ा पेट्रोव्रादिन किला उस दौर की याद दिलाता है, जिसे कभी डैन्यूब का जिब्राल्टर कहा जाता था, क्योंकि ये किला सदियों तक हमलों से शहर की रक्षा करता रहा। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के समय में ये शहर तेजी से बढ़ा और धीरे धीरे ये सर्बियाई संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बना। यही वजह है कि इसे सर्बिया की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। आज नोवी साद की जिंदगी बहुत शांत, साफ और संतुलित मानी जाती है। यहाँ के लोग बड़े शहरों की भागदौड़ से दूर आराम से जीना पसंद करते हैं। सुबह नदी के किनारे टहलना, शाम को कैफे में दोस्तों के साथ बैठना। ये शहर छात्रों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ सर्बिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है।
जिससे शहर में युवाओं की ऊर्जा और खुले विचारों की झलक मिलती है। शहर की गलियां साफ सुथरी हैं, इमारतों में यूरोपीय पुरानी शैली दिखती है और जीवन की रफ्तार इतनी सहज है कि समय जैसे धीमे चलने लगता है। सर्बिया के लोग सर्बियन भाषा बोलते हैं जो सुनने में रूसी भाषा जैसी लगती है और इन्हें सर्बियन कहा जाता है। ये देश पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था, लेकिन जब 1990 के दशक में यूगोस्लाविया टूटा तो ये अलग हो गया और 1992 में सर्बिया और मोंटेनेग्रो देश आपस में मिल गए और आखिरकार साल 2006 में मोंटेनेग्रो देश भी इससे अलग हो गया और सर्बिया एक पूरी तरह से आजाद देश बना। ये है ओवेक कैनियन। ये सर्बिया के सबसे खूबसूरत और खास जगहों में से एक है। ये एक बड़ी और गहरी घाटी है जिसे यूवेक नदी ने बहुत सालों में काट कर बनाया है। इस कैनियन की सबसे बड़ी खासियत इसकी कुंडली जैसी घुमावदार नदी है जो ऊपर से देखने पर एकदम सांप की तरह लिपटी हुई दिखाई देती है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही रोमांचक और शांत होता है, जैसे प्रकृति ने अपने हाथ से कोई बड़ा चित्र बनाया हो। ओवेक कैनियन में ग्रिफॉन वल्चर नाम के बड़े और दुर्लभ पक्षी भी मिलते हैं। ये पक्षी बहुत बड़े होते हैं और इन्हें उड़ते हुए देखना मानो किसी जहाज को उड़ते हुए देखना है। कई लोग यहाँ बोट सफारी करके घाटी को करीब से देखते हैं, तो कुछ लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग करके ऊपर से नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो प्रकृति, शांत वातावरण और एडवेंचर पसंद करते हैं। ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य तरीकों से मजबूत बनाता है। सबसे पहले यहाँ के कारखानों में मशीनें, ऑटो पार्ट्स और लोहे इस्पात की चीजें बनती हैं, जिन्हें देश विदेश में बेचकर पैसा आता है। दूसरे नंबर पर सर्बिया की खेती भी बहुत मजबूत है। यहाँ गेहूं, मक्का, फल और अंगूर से बनी शराब बड़े पैमाने पर बनाई जाती है और ये चीजें भी विदेशों में सप्लाई होती हैं। तीसरे नंबर पर आता है सर्विस सेक्टर जैसे टूरिज्म और आईटी, और इससे भी देश को अच्छा पैसा मिलता है। सर्बिया सबसे ज्यादा ऑटो पार्ट्स, मशीन और कृषि उत्पाद विदेशों में भेजता है, जबकि सबसे ज्यादा तेल, गैस, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक की चीजें बाहर से खरीदता है। इसका व्यापार खासकर यूरोप के देशों के साथ होता है, जैसे जर्मनी के साथ, इटली के साथ, रूस के साथ, चीन और हंगरी देश के साथ। ये है बेलग्रेड फोर्ट्रेस। ये किला सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके ठीक नजदीक डैन्यूब और सावा नदियों का मिलाप देखने को मिलता है, इसीलिए इसे बहुत ही खास माना जाता है। इसका निर्माण बहुत ही पुराना है और इसे रोमन समय में बनाया गया था। बाद में इसे बाइजेंटाइन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन तुर्क जैसे कई साम्राज्यों ने अपने हिसाब से बढ़ाया और मजबूत किया। इसीलिए बेलग्रेड फोर्ट्रेस एक ऐसा किला है जिसमें अलग अलग समय की कई सभ्यताओं के निशान मिलते हैं। इस किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूत दीवारें, पुराने गढ़ और ऊंचे टावर हैं जो कभी दुश्मनों के हमलों को रोकने के लिए बनाए गए थे। यहाँ से पूरा शहर और नदियों का नज़ारा शानदार दिखाई देता है। इतिहास में ये किला कई बार युद्धों में टूट फूट गया, लेकिन हर बार फिर से इसे बनाया गया। इसी वजह से बेलग्रेड किला हमेशा से एक महत्वपूर्ण रक्षा का केंद्र रहा है। आज के समय में सिर्फ ये एक पुराना किला नहीं है, बल्कि ये पर्यटकों के लिए सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ लोग इतिहास देखने, नदियों का नज़ारा लेने और शांत वातावरण में घूमने आते हैं। इसके आसपास पार्क, म्यूजियम और पुराने रास्ते हैं जो इसे एक सांस्कृतिक जगह बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सर्बिया देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।